ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ओम्स जो है सो ओम के द्वारा जो है एक लॉ दिया गया था, जिस ओम बताया था। पहले लॉ को समझ लेते हैं। वो जैसे क्या किया था, सबसे पहले एक जैसे सर्किट बनाया था। सर्किट कैसे बनाया था, तो वह एक बैटरी लिया था, उस बैटरी को जैसे वायर के थ्रू जैसे जोड़ दिया था। बैटरी में जैसे अमीटर लगाया था, अमीटर हमेशा जैसे सीरीज में लगता है, देख लीजिए। और उसको जैसे एक रेसिस्टेंस के थ्रू लगा दिया। रेसिस्टेंस का से मेरा मतलब ये है, इसको जरा थोड़ा सा डील कर लेते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी एक जैसा ऐसा मटेरियल लगा दिया, कोई भी एक कंडक्टर लगा दिया था। हर एक कंडक्टर के अंदर में जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो कि वहां पर रेजिस्टेंस का काम करता है। इसके बारे में आगे बताएंगे। तो ये कंडक्टर जोड़ दिया। अब इस कंडक्टर के दोनों एंड पर क्या किया, तो एक जो है सो वोल्ट मीटर जोड़ दिया। अब जो है जब वो जैसे क्या किया, बार बार जब पोटेंशियल डिफरेंस को जब वो चेंज कर करके बार बार जैसे जब वैल्यू डाला, तो वो देखा कि करंट का वैल्यू और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू, ये एक बार मान के चलिए कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पर क्या हो रहा है, तो करंट भी बढ़ जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कम करने पर करंट भी कम हो जा रहा है। तो इसी तरह से ओम जो है सो अपना एक लॉ निकाला। वो बताया कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two ends of conductor is directly proportional to the current at constant temperature। जैसे समझते हैं ओम क्या बोला। वो बताया कि जैसे मान के चलिए कि एक जो है सर्किट में है, अब क्या किया, इसके पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिया। पहले एक बैटरी लगाएं और उसके जाकर यहाँ पर जो करंट का वैल्यू था उसको नोट किया, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू था उसको नोट किया। अब जैसे फिर जब बैटरी को बढ़ाएंगे, हर एक बैटरी का कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हर एक बैटरी पर लिखा होता है 3.7 वोल्ट लिखा होता है, या 1.5 वोल्ट लिखा होता है, या 12 वोल्ट का बैटरी होता है। ये वोल्ट का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर जो है इस बैटरी के एक पोटेंशियल में 3.7 वोल्ट का बैटरी लगाएं, तो इसके बाद जाकर के ये जो 3.7 वोल्ट का बैटरी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है ना हमारा वो कितना शो करेगा, 3.7 वोल्ट शो करेगा, या वोल्ट मीटर हमारा। और इसी के अनुसार से यहाँ पर जैसे हमको करंट शो करेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू शो करेगा। तो जब मतलब जब बैटरी को बढ़ाते हैं हम, जब पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिए, एक और बैटरी लगा दिए, तो ये हो गया आपका 7.4 वोल्ट। अब अगर यहाँ पर भी 7.4 वोल्ट शो करेगा, लेकिन जैसे यह जो है ना, जैसे ये मान के पहले 0.2 एम्पियर शो कर रहा था, तो अब ये क्या हो जाएगा, तो अब ये 0.4 एम्पियर शो करेगा। अच्छा, इससे ये पता चला कि जब हम लोग वोल्टेज को बढ़ा दिए ना, तो करंट का भी अमाउंट जो है वो बढ़ गया। तो इससे ये पता चलता है कि V जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। और यही तो ओम्स लॉ है। ओम यही बात तो यहाँ पर बताना चाह रहा है। ओम कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ कंडक्टर, ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर के दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल, यहाँ और यहाँ, ये दोनों कंडक्टर के दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। मतलब कि करंट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ जब भी आपको एग्जाम पूछा जाएगा, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में जनरली पूछा जाता है। स्टेट ओम्स लॉ डायरेक्ट पूछा जाता है, क्वेश्चन कोई घुमाया नहीं जाता है। तो ये ओम्स लॉ के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर हर बार लिखना ही होगा। क्यों, तो आपको पता है बच्चों कि ये जैसे कंडक्टर है, अगर जो है इसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर में, ठीक है, तो इसके अंदर में रेजिस्टेंस जो है वो जो है सो बहुत अधिक मात्रा में रेजिस्टेंस क्या हुआ, जितना इलेक्ट्रॉन, जैसे मान के लिए कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो अगर भीड़ वाला इलाका है तो उसमें पीपुल ज्यादा होंगे, और पीपुल अगर बहुत ज्यादा होंगे तो वहां पर जो है क्या होगा, वहां पर उतना ज्यादा कोई चीज जो है स्लो होकर के जाएगा आगे की ओर। तो यही स्लो जो कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज को अपोज किया, ये रोक दिया, थोड़ा सा इसको जो थोड़ा सा इसके स्पीड को कम कर दिया, तो इसी को तो रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसके अंदर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसकी वजह से वो चार्ज ट्रेवल करता है, उसी की वजह से चार्ज रुकता भी है, तो उसी को हम लोग जैसे रेजिस्टेंस कहते हैं। अब जैसे इसके अंदर में जैसे क्या था, बहुत सारा रेजिस्टेंस था, जिसकी वजह से क्या हो गया, तो ये चार्ज जो है आगे की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे तो अगर जो है मान लीजिए क्या करेंगे हम, अगर इसके टेम्परेचर को चेंज कर देंगे। पहली बार जब हम बना रहे थे 3.7 वोल्ट लेकर के जब अति कर रहे थे, उस समय से एक नॉर्मल टेम्परेचर पर थे, और जब हम लोग एक ही टेम्परेचर को बढ़ा दी, मान लीजिए इसका टेम्परेचर कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो गया, इसके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा।
जिसके पास क्या होगा, इसके बीच में बहुत अधिक मात्रा में स्पेस हो गया। तो अब जो है ना, किसी चार्ज को ट्रेवल करने के लिए यहाँ से कोई चार्ज आएगा तो उसको रुकना नहीं पड़ेगा, वो सीधे डायरेक्ट निकल जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस जो है चेंज हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो फिर जैसे ये ओम्स लॉ वेरी कर जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब कि ओम्स लॉ को जब भी हम लोग वेरीफाई करते हैं तो ओम्स लॉ हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पर वेरीफाई होता है। मींस कि यह रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है ना हर बार सेम होना चाहिए, मतलब क्या, रेजिस्टेंस का वैल्यू बदलना नहीं चाहिए। और इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो जैसा टेम्परेचर पहले था वैसी टेम्परेचर पर जितना भी पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट टेम्परेचर पर करेंगे। अच्छा, तो ये हमारा ओम्स लॉ हो गया और यहाँ पर ये कांस्टेंट टेम्परेचर लिखना जरूरी है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अगले। अच्छा, हम लोग पढ़ लिए ओम्स लॉ क्या था, V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। अच्छा, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक को बढ़ाएंगे ना तो दूसरा भी बढ़ जाएगा, एक को कम करेंगे तो दूसरा भी कम हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, अगर क्या दिया जाएगा आपको कि V को डबल कर दिया गया तो I पर क्या फर्क पड़ेगा, तो I भी डबल हो जाएगा, क्योंकि एक को डबल किया गया है तो एक को जो काम किया गया वही दूसरा भी हो जाता है। तो ये प्रोपोर्शन का मतलब हुआ। लेकिन यहाँ पर जो है हमको क्या करना है, हमको अगर इस दोनों को इक्वल करना है तो करना क्या पड़ेगा हमको, तो जैसे देखिए 8 और जो है सो ये प्रोपोर्शन है आपको 4 के। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 को तो ये 16 होता है, तो इसको भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा तो ये 8 होगा। प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि ये दोनों एक इक्वल रेशियो, मतलब कि ये जो जितना से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये डबल होगा तो ये भी डबल होगा, अगर ये हाफ होगा तो ये भी हाफ होगा। इसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। अच्छा, ये 16 था और ये प्रोपोर्शन में 8 था, इस दोनों को अगर हमको कहेंगे आपको कि इक्वल करना है तो आप क्या करिएगा, 16 इज इक्वल टू और यहाँ पर एक 2 नाम का एक 2 डाल दीजिएगा। इससे क्या हो जाएगा, यह जो है अब इक्वल हो जाएगा। तो ये 2 जैसे आपको पता था, नंबर दिया होता है इसीलिए ना आप 2 डाल दिए। तो ये 2 क्या था, एक कांस्टेंट वैल्यू था। उसी प्रकार से ये जो ऐसे है इसको इक्वल करना है तो V इक्वल टू I तो है ही, अब एक कांस्टेंट वैल्यू डालेंगे तो R डालते हैं, क्योंकि R स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस, क्योंकि जो कंडक्टर था हमारे पास, यह जो कंडक्टर था एक, इसके अंदर में जो है क्या लगा हुआ था, रेजिस्टेंस लगा हुआ था, और ये रेजिस्टेंस क्या था, हर बार फिक्स था इसका वैल्यू, तो इसीलिए यहाँ पर R नाम का एक कांस्टेंट डाल दिया गया। इस प्रकार से ओम्स लॉ का फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल टू IR। अच्छा, आपको पता है किसी फॉर्मूला से हम लोग उसका SI यूनिट निकाल सकते हैं, तो इसका SI यूनिट कैसे निकालेंगे, I मतलब करंट, करंट का SI यूनिट एम्पियर, और जो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम। तो यह जो है ओम्स लॉ के अनुसार से पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिराइव करना है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बोलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट बताइए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट एम्पियर ओम हो जाता है। चलिए, रेजिस्टेंस का यूनिट के बारे में बात करेंगे अभी हम, इसके बारे में और आगे देखेंगे। अभी फिलहाल ये समझते हैं कि ओम्स, देखो ओम्स लॉ को याद रखने का, इसके फॉर्मूला को याद रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ट्रायंगल बना सकते हैं। ये ट्रायंगल जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहलाता है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये है हमारा V और ये है हमारा I और R, ठीक है। अब देखिए जरा, जब कभी भी हमको जैसे कोई फॉर्मूला चाहिए, जैसे V का वैल्यू चाहिए, हमको क्या करना है, इस V को जो है ना ढक देना है। इस V को अगर हम ढक दिए तो हमारे पास क्या बचा, IR, तो इसका मतलब है कि V इज इक्वल टू IR। अच्छा, जब कभी भी हमको जो है I का वैल्यू चाहिए तो I को क्या करना है, ढक देना है। अब देखिए क्या हो गया, ये है V और ये है बाई और ये है R, तो इसका मतलब है कि I इज इक्वल टू V बाई R। अच्छा, जब कभी भी हमको जो है R का वैल्यू चाहिए तो इस R को ढक देना है। अब क्या आ गया, R इज इक्वल टू V बाई I। इस तरह से हमारे पास ये 3 फॉर्मूला बन के आ गया जब कभी भी हमको ये निकालना हो। अच्छा, ओम्स लॉ को डेरिवेशन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। लैब के अंदर में ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ इन लैब। अच्छा, हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, एक सर्किट बनाएंगे। सर्किट कैसे बनाएंगे, तो हम लोग जैसे एक बैटरी लेंगे, इसमें एक अमीटर जोड़ेंगे, उसके बाद जो है इसके अंदर एक रेसिस्टेंस जोड़ेंगे, और रेसिस्टेंस के क्या करेंगे, दोनों एंड को एक पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में जुड़ता है और अमीटर हमेशा सीरीज में जुड़ता है। चलिए, अब जैसे क्या करेंगे, हम बारी बारी से इसके अंदर के बैटरी को चेंज करेंगे। पहली बार जैसे एक जैसे 2 वोल्ट का बैटरी लगाएं, ठीक है, और यहाँ पर जैसे हमारे एक टेबल बना लेंगे हम, और इस टेबल में क्या करेंगे, हर बार जो है ना रीडिंग को नोट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लिख लेंगे V और यहाँ पर लिख लेंगे I। अब V का जो वैल्यू है, जैसे 2 वोल्ट का बैटरी लगाएं तो अमीटर वोल्ट मीटर के अंदर में जो है ना ये 2 वोल्ट शो करेगा, तो यहाँ से वहाँ वोल्ट मीटर के अंदर देखेंगे कितना वोल्ट शो कर रहा है, और जितना वोल्ट शो करेगा उतना वोल्ट यहाँ पर लिख लेंगे। अच्छा, उसी समय सेम टाइम में अमीटर के अंदर में कितना करंट शो कर रहा है वो लिख लेंगे। जैसे 0.2 एम्पियर का करंट शो कर रहा है तो उसको नोट कर लिए।
अच्छा, अब हम क्या किए, इसके अंदर बैटरी की नंबर को बढ़ा देंगे लैब के अंदर, 1 और 2 वोल्ट का बैटरी लगा दिया। तो अब क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पर वोल्ट मीटर में चेक करेंगे कि कितना करंट जो है इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर आ रहा है। तो चूंकि हम 4 वोल्ट लगाया तो ये जैसे 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा। अच्छा, अब ये करंट कितना दिखाएगा, करंट को हम याद रखिएगा दोस्तों, हम इसमें से देख करके जैसे नोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपने मन से ले रहे हैं। इसमें देखेंगे जो वैल्यू इसका आएगा, जैसे मान लीजिए 0.4 एम्पियर आएगा तो इसको नोट कर लेंगे। फिर हम एक बैटरी और बढ़ा दिए तो क्या हो गया, इसके पास करंट का वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू हो गया 6 वोल्ट। और इसमें जैसे क्या हो जाएगा ना, करंट का जब वैल्यू चेक करेंगे तो 0.6 एम्पियर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम 3-4 वैल्यू और ले लेंगे, और जो है सो जब हम लोग इसका जो है रेशियो निकालेंगे, जैसे 2 आपको पता है कि ओम्स लॉ के अनुसार से R क्या है, R एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि हर बार फिक्स होगा। तो 2/0.2 करेंगे तो इसका भी इसका आंसर आएगा 10। अगर हम 4/0.4 करते हैं तो इसका भी आंसर आएगा 10। और अगर हम 6/0.6 करते हैं तो इसका भी आंसर आएगा 10। ये जो 10 है वो हर बार कांस्टेंट आ रहा है, मतलब ये जो है सो R का वैल्यू हो गया। R एक कांस्टेंट होता है तो हर बार इक्वल वैल्यू आ रहा है 10, तो यह एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया। इससे क्या हो जाता है, तो ओम्स लॉ वेरीफाई हो जाता है, V बराबर IR या फिर R बराबर V/I। ये हर बार R का वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है। अच्छा, इसको जैसे एक और तरीका से वेरीफाई कर सकते हैं लोग, हम ग्राफ बना लेंगे लैब के अंदर में। अच्छा, कोई भी चीज ग्राफ, जब भी कोई भी चीज जो है सो मतलब कांस्टेंट होता है तो उसका ग्राफ जो होता है ना वो एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ में होता है। अगर किसी भी चीज का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में, तो समझ जाना है कि वो जो है सो कांस्टेंट है। चलिए अब आगे आ जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास पहला वैल्यू क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से यहाँ पर हम लोग पॉइंट ले लेंगे, अलग अलग पॉइंट। ये हो गया आपका 0.2, 0.4, 0.6 स्टेप से हम ग्राफ ले लिए। इधर ले लेंगे हम लोग 2, 4, 6। याद रखिएगा ग्राफ को पेपर लेना है, इक्वल डिस्टेंस लेना है। अब क्या करेंगे, हम जब इसके पॉइंट्स को डिनोट करेंगे यहाँ पर, जैसे 0.2 और जो है 2 को यहाँ पर डिनोट करेंगे, यहाँ पर 0.4 और 4 को यहाँ पर डिनोट करेंगे, 0.6 और 6 को यहाँ पर डिनोट करेंगे। तो जब इसको मिलाएंगे ना तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इसका मतलब है कि इसका वैल्यू कांस्टेंट है। और इस तरह से क्या होता है, तो ओम्स लॉ वेरीफाई हो जाता है। चलिए तो अब आगे बढ़ जाते हैं। ओम्स लॉ के बारे में पता चल गया। ओम्स लॉ जैसे V = IR है। किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, पोटेंशियल डिफरेंस पर करंट के, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। इसका मतलब क्या कि अगर V को डबल करेंगे तो करंट भी डबल हो जाएगा, V को अगर हाफ करेंगे तो करंट भी हाफ हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। अब रेजिस्टेंस आखिर है क्या, तो यह जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर का यह प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी या एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर by which it oppose the charge which pass through them। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि एक कंडक्टर था या एक कॉपर का वायर है। अब इसके अंदर में क्या है, बहुत सारा जो है इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से करंट चार्ज जो है पास करता है। अब एक्स्ट्रा कोई चार्ज आया तो यह इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, मतलब थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए यह जो है यह एक चार्ज बाहर से आया यहाँ पर। अब जैसे कि इसके अंदर में क्या था, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स था। ये देखिए ये जो है इस टाइप से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है इसके अंदर में, जो कि मूव कर रहा होता है किसी कंडक्टर के अंदर में। जिसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उससे चार्ज पास करेगा, जिसके अंदर में नहीं होगा उससे चार्ज नहीं पास करेगा। चलिए यहाँ पर जैसे एक चार्ज यहाँ पर आ गया। अब देखिए आपको पता है कि यह जो क्या हो रहा है, यह जो ऐसे मूव कर रहा है, तो अगर ये मूव कर रहा है तो यहाँ पर चार्ज क्या होगा, यहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाएगा। अच्छा, ये भी मूव कर रहा है, यहाँ से चार्ज क्या होगा, यहाँ की तरफ आ जाएगा। ये भी मूव कर रहा है तो ये चार्ज यहाँ से यहाँ की तरफ आ जाएगा। ये भी मूव कर रहा है तो चार्ज यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाएगा। और इस प्रकार से क्या हो गया, तो चार्ज पास कर गया। तो कंडक्टर के अंदर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तो चार्ज को यह पास करा देता है। अच्छा,
और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जैसे चार्ज को पास तो करा देता है। अब मान के चलिए कि जो है कहीं पर जैसे यहाँ पे रोड है, अब कोई भी चीज जैसे डायरेक्ट बिना टकराए हुए आगे की तरफ बढ़ी और किसी से टकरा करके बार बार टकरा करके तब आगे बढ़ रही है, तो क्या होगा, इसका स्पीड जो है ज्यादा तेज रहेगा और इसका स्पीड स्लो हो जाएगा। स्लो इसलिए हो जाएगा क्योंकि बार बार टकरा रही है, तो जितने ज्यादा बार टकराएगी उतना जो है इसका स्पीड स्लो रहेगा। देखिए जरा, अब जैसे हमारे पास एक कंडक्टर है, इसके अंदर में क्या है, तो ये ऐसे 3 गो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, मान के चलते हैं। अब जैसे कोई चार्ज यहाँ पर आई तो यहाँ से क्या होगा, ये जो है सो यहाँ से यहाँ गई और यहाँ से डायरेक्ट बाहर निकल गई चार्ज। तो इसके पास क्या हो गया, इसके पास जो रेसिस्टेंस है वो क्या है, लो रेसिस्टेंस, क्योंकि चार्ज जो है सो जल्दी निकल गया। किसी भी ऑब्जेक्ट से जब चार्ज जल्दी निकल जाएगा तो समझ जाना है, अगर चार्ज जो है जल्दी निकल रहा है तो समझ जाना है कि उसका रेसिस्टेंस लो है, और अगर चार्ज जो है सो लेट से निकल रहा है, अगर लेट से निकल रहा है चार्ज तो इसका मतलब उसका रेसिस्टेंस जो है ना वो हाई है। अब चार्ज लेट से निकल रहा है मतलब क्या, देखिए जरा, जैसे एक और कंडक्टर है हमारे पास, इसके अंदर में क्या है, तो बहुत नजदीक में क्या है, तो बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए क्या होगा इसका, अब देखिए यहां से कोई चार्ज यहां पर आया, अब ये घूम रहा है, जिसके पास क्या, यहां से यहां गया, अब ये घूम रहा है, यहां से यहां लेके आया, ये घूम रहा है, ये यहां से यहां लेके आया, ये घुमा रहा है, फिर ये यहां से यहां लेके आया, फिर ये घुमा करके तब जाकर के आगे निकाला है। तो इसके कंपेरिजन में जो है ये चार्ज जो है ना, ये जल्दी मतलब लेट से बाहर निकला, और लेट से बाहर निकला चार्ज जो है अगर लेट से निकलता है तो आपको पता है इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, तो इसके पास हाई रेसिस्टेंस होता है। चलिए, तो इसी की वजह से क्या होता है, रेसिस्टेंस जो है इसी को रेसिस्टेंस कहते हैं, और यही जो क्या करता है, किसी भी चार्ज को रोकता है अपने अंदर से पास होने में। और इसी नेचर को, किसी भी कंडक्टर के अंदर का यही नेचर जो है, इसको जो है हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। सपोज कीजिए कि अगर जैसे किसी पटरी पर, जैसे कोई ट्रेन का पटरी है, वहां पर जैसे अगर जैसे कोई बिजली का बहुत पावरफुल तार गिर गया तो क्या होगा, आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि वो जो है सो तार क्या करेगा, तो पूरे भारत देश में जितना पटरी सब में करंट ला देगा, चार्ज ला देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो पटरी से मुश्किल से वो चार्ज जो है ना, वो एक मतलब मैक्सिमम और बहुत ज्यादा पावरफुल चार्ज है तो 1 किलोमीटर तक जाएगा, उससे अधिक जो है वो जा ही नहीं सकता है। क्यों नहीं जा सकता है, तो क्योंकि जो है यहाँ पर क्या हो गया, तो वो जो लोहा का जो पटरी है उसके अंदर में भी क्या होगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, तो इस पटरी के अंदर में क्या करेगा, चार्ज जो आया ना उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, रोकेगा थोड़ी देर के लिए, मतलब घुमाएगा। अब घुमाते घुमाते क्या, चार्ज का स्पीड को स्लो कर देगा। इसके बाद चार्ज क्या हुआ, जिस स्पीड से आगे बढ़ना शुरू हुआ था ना उस स्पीड से आगे जाता है तो यहाँ पर रुक गया। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, जरा उसको समझ लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो है एक फोर्स है, जिस फोर्स की मदद से हम जो है सो किसी भी चीज को धक्का देते हैं। जैसे कि एग्जांपल में समझ लेते हैं हम लोग, अच्छा जैसे मान के चलिए हमारे पास जो है, एक मिनट, अच्छा अब जो है इस फोटो को देखिए, ये जो फोटो जो है इसमें देखिए, यह जो है मतलब क्या, एक वायर है, इस वायर के अंदर में क्या हो रहा है, तो यह जो है क्या है, एम्पियर। एम्पियर का मतलब क्या, ए फॉर करंट। एम्पियर किससे नापते हैं, करंट को नापते हैं। करंट मतलब क्या, फ्लो ऑफ चार्ज। तो यह कोई चार्ज है जिसको कि क्या किया, यह चार्ज है। अब क्या होता है, तो पीछे से ये पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, तो एक फोर्स जनरेट करता है। आपको बता चुके हैं पहले भी, जैसे बैटरी वगैरह में क्या होता है, जैसे बैटरी में इलेक्ट्रॉन्स जो है निकलता है बाहर। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन पीछे से यहाँ पर धक्का दिया, फिर ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर पीछे से एक और इलेक्ट्रॉन इसको धक्का दिया, इससे क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव करने लगता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जिसके भी पास होता है वो क्या करता है, तो एक फोर्स जनरेट करता है। तो यहाँ पर देखिए, ये V का वैल्यू है, V जो है क्या कर रहा है, एक फोर्स जनरेट कर रहा है, और ये इसके अंदर में, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर में क्या है, रेसिस्टेंस लगा हुआ, ये ओम है। अब ये क्या कर रहा है, इसको इधर जाने से रोक रहा है। तो अब समझ में आ गया होगा कि तीनों में क्या काम होता है, V बराबर IR होता है। और यहाँ पर जैसे I का क्या काम है, करंट का काम है किसी कंडक्टर के अंदर से मूव करना। R का काम होता है उस कंडक्टर, उस चार्ज को अपोज करना। और V का काम होता है उस पर फोर्स लगाना, फोर्स लगा करके उसको जैसे आगे की तरफ बढ़ाना। अच्छा, कुछ फैक्टर है जिस पर कि रेसिस्टेंस इफेक्ट करता है, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। अच्छा, क्या सा फैक्टर है, तो पहला फैक्टर है आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर, मान के चलिए कि ये हमारा एक कंडक्टर है, यहां से यहां तक मान के चलिए इसके अंदर 3 गो रेसिस्टेंस है। अच्छा, इस कंडक्टर के हम लोग क्या करेंगे, लेंथ को बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, मान के डबल कर दिया तो यहाँ से में क्या हो गया, तो अब 6 गो रेसिस्टेंस हो गया।
तो अब जो है क्या होगा, पहले जैसे चार्ज यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, निकल गया। अब इस पहले इसमें कम समय लग रहा था चार्ज को, तो चार्ज को पास करने में अगर कम समय, तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक चार्ज यहाँ पर आया, अब ये जैसे यहाँ से घूम के यहाँ गया, यहाँ से घूम के यहाँ आया, फिर ये घुमा के नीचे पहुंचाया, फिर ये ऊपर पहुंचाया, फिर ये इसके पास, और तब जाकर के चार्ज बाहर निकला। तो इसमें क्या हो गया, चार्ज को निकलने में समय लग गया, इसलिए इसका जो रेसिस्टेंस होगा वो हाई हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो गया, लेंथ जो है पहले क्या किया, लेंथ कम था तो रेसिस्टेंस लो था, लेंथ जो है बढ़ा दिया तो रेसिस्टेंस हाई हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि रेसिस्टेंस जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अगर लेंथ जैसे बढ़ा देंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, अगर लेंथ को कम कर देंगे तो रेसिस्टेंस भी कम हो जाएगा। चलिए अगले पॉइंट पर जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे न्यूमेरिकल बनाने में बच्चों काम आएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपको पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है पाई आर स्क्वायर। चलिए अब देखिए क्या हो गया, ये कंडक्टर जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, जैसे ये कंडक्टर था, इसके अंदर मान के चलिए कि यहाँ पर जो है ना वो 3 रेसिस्टेंस था। अब क्या हो रहा था, चार्ज को यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से निकल जा रहा था। अगर हम क्या किए, इसके रेसिस्टेंस, इस कंडक्टर के एरिया को बढ़ा दिया, लंबाई वही रह गया, बस एरिया को बढ़ा दिया। अब क्या हो गया, तो इसके रेसिस्टेंस के बीच में जो है वो बहुत अधिक मात्रा में गैप आ गया। इस गैप के कारण क्या हुआ, तो यहाँ पर चार्ज आया और यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से बाहर निकल गया। तो इसके कंपेयर में चार्ज को यहाँ पर कम समय लग रहा था, और जब कम समय लगेगा तो रेसिस्टेंस लो होगा, जब भी कम समय लगेगा तो रेसिस्टेंस लो होगा, और जो है जब ज्यादा समय लगेगा तो रेसिस्टेंस हाई होगा। तो इसके पास रेसिस्टेंस हाई था। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, देखिए एरिया बढ़ा है, हम यहाँ पर एरिया को बढ़ा दिए, और एरिया को बढ़ाने से क्या हो गया, रेसिस्टेंस जो है सो कम हो गया। इसका मतलब क्या, उल्टा हो गया। तो रेसिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। मतलब क्या, जब हम लोग रेसिस्टेंस को कम करेंगे तो एरिया बढ़ जाएगा, रेसिस्टेंस को ज्यादा करेंगे तो एरिया जो है सो कम हो जाएगा। चलिए इसके अलावा जो है किस चीज पर डिपेंड कर, जब हम इस दोनों को कंबाइन करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को, तो यह जो है वो जो है सो क्या बन जाता है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अच्छा, जब इसको हम जो है फिर से प्रोपोर्शन को हटाते हैं, कांस्टेंट वैल्यू डालते हैं, तो R जो है वो इक्वल टू हो जाएगा इसको, ये रो L इंटू A। अच्छा, ये जो है ना रो है, इसको हम लोग रो पढ़ते हैं, RHO रो। यह क्या है, तो यह एक रेसिस्टिविटी के लिए स्टैंड करता है। रेसिस्टिविटी क्या होता है आगे की क्लास में बताएंगे। यह रो है जो कि स्टैंड करता है रेसिस्टिविटी के लिए, और यह एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट है यह। चलिए अब आगे आ जाते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जिस पे कि रेसिस्टेंस डिपेंड करता है वो है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस। इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे ना तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर को कम करेंगे तो रेसिस्टेंस भी कम हो जाएगा। चौथा पॉइंट जिसपे कि रेसिस्टेंस डिपेंड करता है वो है आपका नेचर ऑफ कोर मटेरियल। नेचर ऑफ कोर मटेरियल मतलब क्या, किस सब्सटेंस से वो बना हुआ है। अगर वो जो है सो कॉपर का बना हुआ है तो इसका रेसिस्टेंस लो होगा, अगर वो एल्युमिनियम का बना हुआ है तो इसका रेसिस्टेंस इससे ज्यादा होगा, अगर वो नाइक्रोम का बना हुआ है तो उसका रेसिस्टेंस जो है वो इससे भी ज्यादा होगा, बहुत अधिक मात्रा, बहुत ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कौन से सब्सटेंस से बना हुआ है उस पर भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, बहुत जल्द जो है सो 2 से 3 क्लास और बचा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग जल्द से जल्द मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी इजी ट्रिक्स के माध्यम से हर एक चैप्टर को देखने के लिए हमेशा मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।